पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं और जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक एवं आर्थिक विचार पढ़ेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं थीं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व इतिहास की झलक, फिर है इसके बाद उनकी थी भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक एवं आर्थिक विचार। नेहरू और समाजवाद। नवंबर 1927 में नेहरू ने सोवियत संघ की संक्षिप्त यात्रा की। उस यात्रा के दौरान उन्होंने स्वयं आँखों से उस देश की उन महान उपलब्धियों को देखा जो उसने शिक्षा, स्त्री उद्धार तथा किसानों की दशा के सुधार के क्षेत्र में प्राप्त की थी। रूस से लौटने के बाद उन्होंने समाजवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ में हुए अधिवेशन में उन्होंने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि दुनिया की समस्याओं और भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में ही निहित है, और जब मैं इस शब्द समाजवाद को इस्तेमाल करता हूं तो किसी अस्पष्ट मानवीयतावादी अर्थ में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक आर्थिक क्षेत्र में, किंतु समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांतों से भी बढ़कर कुछ है। यह जीवन का एक दर्शन है और इस रूप में यह मुझे भी भाता है। भारत की जनता की कंगाली और जबरदस्त बेरोजगारी, दयनीयता और गुलामी को दूर करने में समाजवाद के अलावा कोई दूसरा रास्ता या विकल्प नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि हमें अपने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। जमीनों और उद्योग धंधों का शिकंजा जमाए बैठे निहित स्वार्थों को और साथ ही सामंती तथा निरंकुशवादी भारतीय राजवाड़ों की व्यवस्था को भी खत्म करना होगा। इसका मतलब है कि सिवाय एक सीमित अर्थ में निजी संपत्ति को समाप्त करना होगा और मुनाफे खड़े करने की मौजूदा व्यवस्था की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्श को स्थापित करना होगा। इसका मतलब है कि अनंत हमें अपनी आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन करना होगा। इसका मतलब है एक नई सभ्यता को कायम करना होगा जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था से मूलतः भिन्न है या अलग होगी। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद केवल आर्थिक प्रणाली नहीं थी, वह एक जीवन दर्शन था। समाजवाद न केवल भारत से कंगाली, बेरोजगारी, निरक्षरता, बीमारी और गंदगी मिटाने के लिए ही जरूरी था, वरन मानव व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए भी जरूरी था। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, मैं समझता हूँ कि स्वभाव और प्रशिक्षण से मैं एक व्यक्तिवादी और बौद्धिक रूप से एक समाजवादी हूँ। फिर इस सब का कुछ भी मतलब क्यों न हो, मैं आशा करता हूँ कि समाजवाद मानव व्यक्तिवाद को कुचलता या नष्ट नहीं करता। मैं तो दरअसल उसकी ओर इसलिए आकर्षित हूँ कि वह अगणित मनुष्यों को आर्थिक और सांस्कृतिक दासता के बंधनों से मुक्त करेगा। स्वाधीनता के पश्चात नेहरू ने अपनी शक्ति से समाजवादी आधार पर भारत के निर्माण का कार्य आरंभ किया और अपने समाजवादी विचारों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने नियोजन का सहारा भी लिया। अब नेहरू और लोकतंत्र। नेहरू का चिंतन और उनके कार्यकलाप इस बात के प्रतीक हैं कि वे महान लोकतांत्रिक थे। नेहरू ने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, अपितु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को भी लोकतंत्र की परिधि में ही लिया। उनका कहना था कि नागरिकों को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अवसरों की समानता दी जानी चाहिए। सामाजिक अस्पृश्यताओं और घोर आर्थिक असमानताओं के पूर्ण समाज कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी होने के कारण नेहरू सादगी ही
सात्विकता में विश्वास नहीं करते थे, वरन साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी बल देते थे। साधन के रूप में उन्होंने लोकतंत्र का कहीं प्रयोग किया है। उन्हें सत्तावाद तथा हिंसा से घृणा थी। वे चाहते थे कि भारत पश्चिम के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों के समकक्ष स्थान प्राप्त कर ले, किंतु इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अधिनायक तंत्रीय यंत्रीकृत हिंसा के मार्ग का परित्याग कर दिया था। नेहरू ने अपने अंकगणित भाषणों तथा अविराम यात्राओं के द्वारा जनता से संपर्क स्थापित करने की प्रणाली विकसित कर ली थी। इससे नेता का जनता के साथ एकात्म स्थापित होता है। यह बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। नेहरू ने जनता को निरंतर अनुशासन तथा भाईचारे की प्रेरणा दी। इसमें उनका उद्देश्य इस सामुदायिक भावना को दृढ़ करना था, जिसे मैकाइवर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बताया है। नेहरू अपने विरोधियों के विचारों के प्रति सहनशीलता और सम्मान की भावना रखते थे। उनकी दृष्टि में हठवादिता, रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक थी। लोकतंत्र की भावना की मांग है कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण आपसी विचार विमर्श, तर्क वितर्क और शांतिपूर्ण उपायों से करें। नेहरू संसदीय सरकार को अधिक अच्छा इसलिए समझते थे कि यह समस्याओं को हल करने का एक शांतिपूर्ण उपाय है। उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार की सरकार में वाद विवाद, विचार विमर्श और निर्णय करने की और उस निर्णय को तब भी स्वीकार करने की पद्धति अपनाई जाती है। जबकि कुछ लोग असहमत होते हैं, फिर भी संसदीय सरकार में अल्पसंख्यकों का बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है। यह स्वाभाविक है कि बहुसंख्यकों को केवल इस कारण है कि वे बहुसंख्यक हैं अपने मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु अल्पसंख्यकों की अपेक्षा करने वाला बहुसंख्यक दल अपना काम संसदीय गणतंत्र की सही भावना में नहीं कर रहा होता है। नेहरू हर काम को लोकतांत्रिक ढंग से करने के आदी थे। वे समुचित वैज्ञानिक साधनों द्वारा अपनी मांगी मनवाने और निर्णयों में परिवर्तन कराने के पक्ष में थे, लेकिन अप्रत्यक्ष कार्रवाई जैसी कोई भी आंदोलनात्मक तकनीकी उनकी दृष्टि में अलोकतांत्रिक थी। अब है नेहरू और राष्ट्रवाद। नेहरू एक महान राष्ट्रवादी थे, किंतु उन्होंने राष्ट्रवाद का कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। उनका राष्ट्रवाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित समन्वयात्मक सार्वभौमवाद से प्रभावित था। उन्हें विवेकानंद और अरविंद के राष्ट्रवाद स्वामी संबंधी धार्मिक दृष्टिकोण से सहानुभूति नहीं थी। धार्मिक राष्ट्रीयता की धारणा उन्हें बेहुदा लगती थी। जब जिन्ना ने धर्म को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीयता के लिए पैरवी की थी तो नेहरू को यह जानकर दुख हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि यदि राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो भारत में न केवल दो वरन तमाम राष्ट्र मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रीयता न तो हिंदू राष्ट्रीयता है न मुस्लिम, वरन यह विशुद्ध भारतीय है। नेहरू ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय पर अत्यधिक बल दिया है और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील देश में राष्ट्रवाद एक स्वस्थ शक्ति होती है, लेकिन देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद वही राष्ट्रीयता प्रतिक्रियावादी और विकीर्ण भी बन सकती है। अतः ऐसी संकीर्ण राष्ट्रीयता में से सदैव बचना चाहिए। नेहरू ने राष्ट्रवाद में मानवता का समावेश किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर धर्म, जाति और संस्कृति का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेहरू ने एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में हर देश की आज़ादी को समर्थन दिया है। उन्होंने मिस्र, मोरक्को, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, कांगो आदि देशों की आज़ादी के वास्ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। अरब राष्ट्रवाद के अभ्युदय के समय उन्होंने कहा, एक पराधीन देश के लिए शांति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शांति तो स्वतंत्रता के बाद ही स्थापित हो सकती है। इसलिए साम्राज्यों को मिटाना
मिटना ही चाहिए, उनका जमाना बीत चुका है। नेहरू ने राष्ट्रवाद के उदार स्वरूप को ग्रहण किया और ऐसे राष्ट्रवाद को ठुकरा दिया जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधक हों तथा अपने स्वरूप में आक्रामक हों। उनके अनुसार उग्र राष्ट्रवाद से नस्लवाद और राष्ट्रों के प्रति घृणा, साम्राज्यवाद, युद्धवाद आदि बुराइयों को जन्म होता है। फिर है नेहरू और धर्मनिरपेक्षतावाद। नेहरू ने धर्म तथा राजनीति के सांप्रदायिकता के रूप में गठबंधन को देश के लिए घातक बताया है। उन्होंने दैविक राज्य की मान्यता के विपरीत धर्मनिरपेक्षता को समर्थन प्रदान किया है। वे भारत राष्ट्र की बहुधर्मिता के विचार से प्रभावित थे और वे चाहते थे कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समस्त संप्रदायों को समान रूप से प्राप्त हो। धर्म प्रधान राज्य के रूप में भारत एक प्रमुख धर्म को मान्यता देकर शेष धर्मों के प्रति अन्याय भी नहीं कर सकता। नेहरू के अनुसार धार्मिक राज्य का विचार सदियों पहले त्यागा जा चुका है, अतः भारत को संकीर्णता की परिधि से निकालकर सभी धर्मों के साथ समता का व्यवहार करना है ताकि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हो सके। फिर है नेहरू और लोक कल्याणकारी राज्य। नेहरू आर्थिक स्तर पर भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु जीवन पर्यंत प्रयत्नशील थे। समाजवादी ढंग का कल्याणकारी राज्य वर्षों से निश्चय ही 1927 से नेहरू का भारत के लिए आदर्श रहा है। भारत को जनकल्याणकारी रूप में देने में नेहरू ने सामुदायिक योजना को पर्याप्त महत्व दिया। भारत के लिए नेहरू जिस कल्याणकारी राज्य को चाहते थे उसमें गरीबी और पिछड़ेपन का कोई स्थान न था। फिर नेहरू की मानवतावाद। नेहरू एक राजनीतिज्ञ थे लेकिन आदर्शवाद में उनकी गहन आस्था जीवन भर बनी रही। पीड़ित और शोषित लोगों के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम और सहानुभूति थी। नेहरू जीवन पर्यंत मानव जीवन के उच्चतर मानदंडों के लिए संघर्षरत रहे। उनका मानव अस्तित्व और उसकी सत्ता में गहन विश्वास था। मानववाद में अटूट विश्वास के कारण ही वे लोकतांत्रिक और समाजवादी बने रहे और साम्यवाद के हिंसक तथा अनैतिक साधनों के प्रति उन्हें कभी कोई आकर्षण नहीं रहा है। मैं किसी धर्म अथवा मताग्रह से बंधा नहीं हूँ, परंतु इसे कोई धर्म कहे या नहीं, मैं मनुष्यों को अंतर्जात आध्यात्मिकता में विश्वास करता हूँ। मैं व्यक्ति की अंतर्जात गरिमा में विश्वास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाने चाहिए। मैं ऐसे समानतापूर्ण समाज के आदर्श में विश्वास करता हूँ जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच अंतर ना हो, भले ही इस आदर्श को प्राप्त करना कठिन हो। जीवन के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण एक किस्म का नैतिक दृष्टिकोण था। देश की राजनीतिक समस्याओं के लिए उन्होंने यथाशक्ति नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करने की कोशिश की है। डॉक्टर राधाकृष्ण के शब्दों में एक मानव के रूप में उनके चिंतन सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और महान एवं उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था। नेहरू और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के लिए नेहरू ने गांधी जी के विचारों को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी की धारणा थी कि व्यक्तियों का सुधार सामाजिक विकास का प्रतीक बन सकता है। नेहरू को समीचीन प्रतीत नहीं हुआ कि नेहरू समाज की प्रगति के लिए विज्ञान की उपलब्धि एवं भौतिक सुविधाओं को महत्व देते थे। नेहरू के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना तथा पुरातन पंथी जीवन की पुनरावृत्ति से प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाजवाद का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, सार्वजनिक हित में उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था की जाए। यदि राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं ऐसे परिवर्तन का विरोध करें तो उन्हें भी बदल दिया जाए। ट्रस्टीशिप के नाम पर पहले पूंजीपति को पनपने देना और फिर उसे सार्वजनिक हित में संपत्ति का प्रयोग की कामना करना नेहरू को स्वीकार नहीं था। वे परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसदात्मक लोकतंत्र को सही मानते थे। नेहरू तथा राज्य एवं व्यक्ति।
राज्य की अनिवार्यता के बारे में नेहरू का अटूट विश्वास था। नेहरू की मान्यता थी कि व्यक्ति और समाज के लिए राज्य का अस्तित्व अपरिहार्य है। राज्य के मूल में हिंसा छुपी है। इस तर्क के आधार पर वे राज्य का परित्याग करने को तैयार न थे। नेहरू इस व्यक्तिवादी विचार से सहमत नहीं थे कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। नेहरू का कहना था कि राज्य का कार्य केवल रक्षात्मक ही नहीं वरन व्यक्ति और समाज के पोषण का भार भी बहुत था। राज्य का कार्य केवल रक्षात्मक में नहीं है ना, उसके बाद कुछ राज्य पर है। नेहरू कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के प्रति निष्ठावान थे, अतः राज्य को केवल पुलिस के कार्यों तक सीमित न देखकर वे जीवन के हर क्षेत्र में राज्य के कार्यों के स्वस्थ विस्तार के पोषक थे। राज्य के कार्यों के विस्तार की दृष्टि से नेहरू ने भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, लेकिन वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण से शासन में अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलेगा और नेहरू शासन के केंद्रीकरण को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहते थे कि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाए। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सामुदायिक विकास योजना और पंचायती राज का समर्थन किया ताकि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के क्षेत्र का प्रसार हो, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण मिले। अब है नेहरू तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद। नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयतावाद थे। वे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा एक विश्व राज्य के आदर्श में विश्वास करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में उनका दृढ़ विश्वास था। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति उनका सबसे बड़ा योगदान है। इस नीति का आशय है कि भारत विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा। असंलग्नता की नीति, यह नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना। अब पंचशील के 5 सिद्धांत जो नेहरू ने दिए थे वो इस प्रकार हैं। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। फिर है जवाहरलाल नेहरू तथा मूल अधिकार। सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी भी भावी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा की अनावश्यक मानने के अपने संकल्प को एक बार पुनः दोहराया। इस संकल्प में मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। संविधान को जनता के मूल अधिकारों की गारंटी देना चाहिए जो निम्नलिखित है। नंबर 1, संगठन बनाने की स्वाधीनता। नंबर 2, अभिव्यक्ति और समाचार पत्र निकालने की स्वाधीनता। तीसरा, आत्म अभिव्यक्ति और स्वतंत्र व्यवसाय तथा धर्म अपनाने की स्वाधीनता। चौथा, अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा। पांचवा, लिंग के किसी बंधन के बिना सभी नागरिकों के बराबर अधिकार और दायित्व। छठवां, व्यक्तिगत स्वाधीनता का अधिकार और सरकार को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए।